हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने वाला हूं। और ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ ही नहीं, इंडिया में पढ़ने वाले मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये होती है। और अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूजुअली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने ये जो नाम मैंने स्लाइड पे लिखे हुए हैं सामने, जेई, नीट, जैम, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट, नेट, टिफर, गेट, यूपीएससी, ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। इनके बारे में आपने पक्का सुना होगा। जेई नीट के बारे में तो जहाँ तक मुझे लगता है हर बच्चे ने सुना होगा जो 11th-12th की पढ़ाई करता होगा। वहाँ से आपकी कॉम्पिटिटिव दुनिया शुरू होती है। उसके बाद जब मेरा बच्चा बीएससी में चला जाता है तो बीएससी में जाने के बाद वो जैम, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट के बारे में सुनना स्टार्ट कर देता है। ये वो एग्जाम्स होते हैं जो आप बीएससी में होते हुए दे सकते हो और जो आपको एमएससी करने के लिए मदद करता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको जाके एमएससी करना है। उसके बाद हमने नाम सुना है नेट, CSIR नेट जिसको कहते हैं, CSIR नेट। फिर हमने टीफर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए होता है, गेट होता है, यूपीएससी होता है। ये कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो आपको दो चीज़ों में मदद करेंगे। एक, आपको जॉब दिलाने में मदद करते हैं और दूसरे आपको पीएचडी करने में। इनमें से कुछ एग्जाम्स है जो पीएचडी में मदद करते हैं, जैसे गेट का एग्ज़ाम है और नेट का एग्ज़ाम है, ये पीएचडी करने के लिए हेल्प करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती कहाँ से है? भाई, ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाता हूँ और बहुत बार होता ये है कि स्टूडेंट जब जैम की प्रिपरेशन करता है या वो BHU DU की प्रिपरेशन करता है या CU सेट की प्रिपरेशन करता है तो कभी कभी वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास नहीं कर पाता है। होता ये है कि कभी हम लेट हमको पता चलता है और हम जैम के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं। हमें IITs नहीं मिलती है, NITs नहीं मिलती है, JNCSR, IISc, ये बड़े बड़े क्रीम इंस्टीट्यूट्स हमें नहीं मिलते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है बच्चा जेई की बहुत तैयारी करता है, बहुत प्रिपरेशन करता है जेई की, बट मे बी कुछ कंडीशन या सर्कमस्टांसेस की वजह से वो IIT में नहीं जा पाता है, वो ग्रेजुएशन करने के लिए आ जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नेट की, जेई नीट की अच्छी खासी प्रिपरेशन की है, सिलेक्शन ना होने की वजह से वो BSc में आ जाते हैं, फिर जैम, BHU DU CU सेट की तैयारी करने लग जाते हैं। अब बहुत बार होता है क्या है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनकी दुनिया का आखिरी एग्जाम है या इस दुनिया का आखिरी एग्जाम है। अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत बार मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पे कभी कभी मैसेज आते हैं कि सर हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन हो नहीं रही है, हम बताओ क्या करें, हम बहुत डिमोटिवेटेड हो गए हैं, हमें बहुत लो फील कर रहा है। जैसे अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2021 में जनवरी में, आने वाले फरवरी में जैम का पेपर है और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। भाई, जिनकी हो गई है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, आप जाओ पढ़ो लिखो IIT में चले जाओ। जिनकी नहीं हुई है प्रिपरेशन, वो अभी अपने आप को पता नहीं ऐसे खोया खोया महसूस कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, क्या होगा हमारी ज़िंदगी का पता नहीं, इसके वजह से कोरोना काल आ गया था, वैसे उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में कोरोना आ गया। भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपने जैम की प्रिपरेशन करी है दैट, और अगर गलती से आप जैम पास नहीं कर पाते हो, दैट डज नॉट मीन कि आपके लिए ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सर, सॉलिड स्टेट जेई में भी पढ़ाया जाता है, सॉलिड स्टेट जैम में भी पढ़ाया जाता है, BHU DU CA सेट में भी उसके क्वेश्चंस आते हैं और उसी सॉलिड के क्वेश्चन नेट, टिफर, गेट और यूपीएससी में भी आते हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल जाता है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। जब आप जेई में जो सॉलिड स्टेट पढ़ते हो उसमें अगर आप 10 to 20% थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो वो जैम का, BHU DU CU सेट का सॉलिड स्टेट बन जाता है और उसमें अगर और 10 to 20% ऐड कर लो तो नेट, टिफर, गेट और यूपीएससी का सॉलिड स्टेट बन जाता है। तो यार मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे ने जेई में सॉलिड स्टेट ढंग से पढ़ा हो, क्या वो बच्चा जैम के लिए ऑलमोस्ट 80% तैयार नहीं हो गया? और जिस बच्चे ने जैम का सॉलिड स्टेट अगर बहुत ढंग से पढ़ा हो, क्या वो बच्चा नेट, टिफर, गेट, यूपीएससी के लिए तैयार नहीं हो गया? तो डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो? मान लो आज आपने बहुत ज़्यादा जैम की तैयारी कर ली, आप जैम का पेपर नहीं दे पाए, आप BHU में सेलेक्ट में वर्स्ट सिनेरियो समझते हैं, आप जैम नहीं आ पाए, IIT में नहीं गए, NIT में नहीं गए, BHU में नहीं गए, DU में नहीं गए, CU सेट में नहीं गए, तो क्या हुआ? अगर आपने ईमानदारी से जैम की तैयारी की थी। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने, अभी मैं कल ही एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि सर मैं 2 महीने ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ाई किया पर अब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को टैकल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी जैम के पेपर में। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 2 महीने में ऑर्गेनिक की तैयारी करी। अब 2 महीने में भाई सीधी सी बात है, 2 महीने में आप ऑर्गेनिक के उस्ताद तो बन नहीं जाओगे, ऑर्गेनिक के मास्टर तो बन नहीं जाओगे। किसी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है।
ठीक है। अगर आपने 2 महीने में ऑर्गेनिक पढ़ी है तो उस ऑर्गेनिक को समझने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? मे बी आप जैम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, पर आप उसके आगे का सोचो ना। जैम के बाद जब आप नेट का पेपर देने बैठोगे तो सोचो, आपने नेट का 60 to 70% ऑर्गेनिक तो अभी पढ़ाई कर लिया। रीज़न क्या है? क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जैम में पढ़ रहे हो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन नेट में। अभी आप सब स्टूडेंट्स हो यार, मुझे सोच समझ के बताना। आपने अगर सिलेबस देखा हो तो जो इक्विलिब्रियम, जो सॉलिड स्टेट, जो काइनेटिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सरफेस केमिस्ट्री आपने 11th-12th में पढ़ा था, वही सारे सिलेबस घुमा फिरा के जो पीरियोडिक, जो बॉन्डिंग, जो जीओसी आपने 11th-12th में पढ़ा था, उसी को थोड़ा खींच तान के नया टॉपिक ऐड करके बीएससी में आ गया। वही जैम में पूछा जाता है, वही बीएचयू में, वही डीयू में, वही सीयू सेट में पूछा जाता है। उसमें थोड़ा और मिर्च मसाला ऐड करके, थोड़े और नए नए टॉपिक, थोड़े एडवांस लेवल का साइकोलॉजी, थोड़ी एडवांस लेवल की थिंकिंग डाल के उसको नेट, टीफर, गेट का पेपर बना दिया जाता है। मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं नेट के पेपर में जो जेई के क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो वही है जो सॉलिड आप जेई में। अब लोगों को ऐसा लगता है भाई नेट का पेपर है तो पता नहीं सॉलिड सेट मंगल ग्रह से लाया होगा, तो जो जैम में सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाता है पता नहीं वो जेई नीट से कितना अलग होगा। अरे वही सिलेबस है, सिलेबस बदला नहीं है। तो जो बच्चे आज जैम की, तो सर जैम, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट में फ़र्क क्या है? भाई अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अपना एग्जाम है, अपना अपना सिलेबस कंडक्ट, अपने अपने हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। मार्किंग स्कीम अलग है, नेगेटिव मार्किंग अलग हो सकती है, पेपर पैटर्न अलग हो सकता है, लोग अलग हैं, चेकिंग अलग हो सकती है, सिलेबस वही है। अब भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पेपर अगर सॉलिड स्टेट का बनाया जाएगा और जैम का अगर सॉलिड स्टेट का पेपर बनाया जाएगा तो ऐसा है क्या जैम वाले सॉलिड स्टेट का सिलेबस जुपिटर से लेके आएंगे और बीएचयू वाला सॉलिड स्टेट का सिलेबस मंगल ग्रह से लेके आएंगे? अरे बीएचयू वाले भी उसी सिलेबस में से पेपर बनाएंगे, जैम वाले भी उसी सिलेबस में से पेपर बनाएंगे, और नेट वाले अब वो क्या एलियंस हैं क्या? बाहर किसी एलियन का सॉलिड स्टेट थोड़ी ना लेके आएंगे, वो भी तो वही सॉलिड स्टेट बनाएंगे, वही थर्मोडायनामिक्स होगा, वही। बस फ़र्क क्या होता है? एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता है। भाई आप अगर सॉलिड स्टेट या थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि नेट का थर्मोडायनामिक्स जो है वो पूरा अलग है। भाई नेट का भी अगर तुम्हें थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, जीओसी पढ़ना है, स्टार्ट तो बेसिक से करना पड़ता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं ये सोच के मेरा जैम नहीं हो पाया, मेरा बीएचयू नहीं हो पाया, डीयू नहीं हो पाया, सीयू सेट नहीं हो पाया तो मेरा कुछ नहीं होगा। आप ये भूल क्यों नहीं ये क्यों भूल जाते हो कि अगर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर पास नहीं हो पाए, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी थी तो आपने इनडायरेक्टली इन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस पढ़ लिया है। ज़रा सोच के देखो, आपने जो टॉपिक 11th में और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, आज जब वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता है और उसी टॉपिक के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। नया टॉपिक में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कोई नया टॉपिक आ जाए जो 11th-12th में नहीं था, उसमें दिक्कत होती है। पर आप नोटिस करो, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम सब साइंस के स्टूडेंट हो, तुम सब पढ़ के आए हुए हो। जो तुमने 11th-12th में पढ़ा, क्या वो 60 to 70% ये बीएससी में नहीं पढ़ रहे हो? थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके, थोड़ी डिटेल में जाके, थोड़ा सा और करके पढ़ रहे हो। तो जो बीएससी में पढ़ोगे तुमको नहीं लगता वही एमएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा? थोड़ा डिटेल हो जाएगा, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़े फॉर्मूलेस बढ़ जाएंगे, थोड़े रिएक्शन बढ़ जाएंगे, रिएजेंट बढ़ जाएंगे। तो डरते क्यों हो? अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे थे, देखो समझने की कोशिश करो यार, 15,000 बच्चे जैम का फॉर्म भरते हैं पर सिलेक्शन तो 500 का ही होना है। सिलेक्शन तो 500 का ही होना है। जैम में थोड़ी ना, आईआईटी में सीट तो 500 की ही है। चलो बाकी सारी इन सबकी सीट मिला के 2000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। फॉर्म 15,000 बच्चे भरते हैं तो बाकी के बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, जो लोग जो कंपटीशन में खड़े हैं वो इनमें क्वालिफाई हो जाते हैं, और जो इन कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं हो पाते वो मेहनत करो, नहीं हो पाए तो आप यहाँ चले जाओ, आप इनकी तैयारी करने लग जाओ। आप फुल मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, जितनी भी आपसे पढ़ाई करके हुई है, आप जाके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो। जैम, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट की तैयारी करो, पेपर भी दो। चलो फेल भी हो गए तो ये मत सोचो कि आपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं। लाइफ में मरते दम तक आपके पास अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको पहचान पाते हो क्या? क्या होता है प्रॉब्लम, हमें ये लगती है कि बादल जब छा जाते हैं तो हमें लगता है अंधेरा हो गया, सूरज डूब गया।
सूरज कभी नहीं डूबता है, बादलों के ऊपर सूरज हमेशा चमकता रहता है, हमेशा उसकी परछाई, उसकी रोशनी रहती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है थोड़ी देर के लिए बादल आ जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर बादल आ गए उसमें तुम डर जाओगे, पैनिक हो जाओगे, तो लाइफ में सर्वाइव कैसे करोगे? तो अगर जैम, ये BHU, ये DU, ये CU सेट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तुमने पढ़ना शुरू किया, तुम्हें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तुम लेट हो गए हो, तो ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स। जिन बच्चों ने बहुत पहले से मेहनत करी थी वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास हो जाएंगे, तुम नहीं हो पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुमने अगर अब इन एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर ली है, सेम सिलेबस जाएगा, नेट का सेम सिलेबस होगा, गेट का, टीफर का, UPSC का। देखो एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, सॉरी टू से दिस, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट ये ना थोड़ी हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हमारे ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने एक रायता फैला रखा है। नाम से डराते हैं, गेट का नाम से डराते हैं, नेट के नाम से डराते हैं, जैम का नाम अलग है। पर आप कभी सोचना बैठ के, जो जैम का सिलेबस है वही सिलेबस गेट का है, वही सिलेबस नेट का है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए मेरे पास है ना, ये एक पिक्चर है, इसमें मैंने जैम का सिलेबस रखा हुआ है, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। आप इसमें थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस देखो, क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस 12वीं में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट लॉ 12वीं में पढ़ाया जाता है, एप्लीकेशन टू आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, ये तो गैस थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया जाता है, थर्मोकेमिस्ट्री 12वीं में पढ़ाया जाता है, सेकंड लॉ 12वीं में पढ़ाया जाता है, एंट्रोपी फ्री एनर्जी 12th में है, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी 12th में है। हाँ, इतना भी इजी नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन कर देंगे। जो चीज़ 12वीं में आप ऐसे खाते थे वो अभी BSc में ऐसे खिलाई जाएगी, पर टॉपिक्स तो वही हैं, सिलेबस वही। अब ध्यान से सुनना, थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस आपने देखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस देखो जरा, ये जैम का सिलेबस है, ये जैम का ऑफिशियल सिलेबस है। कंडक्टेंस इन एप्लीकेशन 12th का है, ट्रांसपोर्ट नंबर BSc में थोड़ा ऐड हो गया है, गैल्वेनिक सेल 12th में था, EMF एंड फ्री एनर्जी 12th में था, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स BSc में आता है, 12th में जल्दी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। पोलरोग्राफी 12th में नहीं पढ़ाया जाता, BSc का है। कॉन्सेंट्रेशन सेल विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट, डिबाई-हक्कल-ऑनसेगर थियरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये थोड़ा नया है। मैंने कहा ना, जो आप JEE नीट में पढ़ोगे उसमें 10-20% एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो जैम का सिलेबस हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मसाला ऐड हो गया। अब इसी सिलेबस को ध्यान से सुनना, थर्मो और इलेक्ट्रो का ये सिलेबस जो मैं अब आपके सामने दे रहा हूँ, ये नेट का सिलेबस है। अब जरा यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस देखो, लॉज। अब यहाँ जिस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड में दे दिया लॉ। मतलब जिस बच्चे ने जैम के प्रिपरेशन में लॉस को पढ़ लिया, क्या उसका नेट का ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो गया? हो गया। स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस, देखो स्टेट एंड पाथ फंक्शन 12th में पढ़ाया जाता है, तो अभी नेट में क्या पढ़ना पड़ेगा? एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, अरे वेरियस प्रोसेसेस तो 12th में पढ़ाया जाता है, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक, इफ़ यू रिमेंबर। हाँ, एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया? मैक्सवेल रिलेशंस। अब ये मैक्सवेल रिलेशंस 12th में नहीं है, मैक्सवेल रिलेशन शायद किसी को BSc में पढ़ाए जाते हैं, किसी को नहीं पढ़ाए जाते, एक्स्ट्रा ऐड नेट में हो गया। फिर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रिया, देखो इधर भी था, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या था? आप और अगर ऐड करो स्पॉन्टेनिटी एंड फ्री एनर्जी, देखो सिर्फ नाम थोड़े से घुमा दिए हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, लीच-एटलियस प्रिंसिपल, लीच-एटलियस प्रिंसिपल आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया जाता है। एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया, फेज रूल नया है, आपने वहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम आ गया, थोड़ा डिटेल में आ जाता है। तो आप एक चीज़, थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, देखो इधर भी था, थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, पहले तो डरना बंद करो। जो आप जैम में पढ़ रहे हो, जो आज आपने मेहनत करी है, जो आपने आज यहाँ पे एफर्ट डाला है, अगर आप इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास नहीं कर सकते तो आप ये सोचो आपने इनडायरेक्टली नेट की तैयारी कर ली है आदि। ये गेट का सिलेबस है, देखो जरा गेट का सिलेबस। अब गेट का, बच्चे कहते हैं सर गेट तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं गेट का सिलेबस क्या है। ऐसे डरते जैसे एलियन ने केमिस्ट्री ला के दे दी है। अरे देखो, लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर भी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, यहाँ पर भी लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। इफ़ यू सी फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, नाम वही है, सिलेबस भी वही है, कंटेंट भी वही है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेट्स आ गया है, थर्मोकेमिस्ट्री आ गया, थर्मोडायनामिक फंक्शन, द रिलेशनशिप गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री, गिब्स डुहेम इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन, क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी, इक्विलिब्रियम, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, वही है ना? बदला है क्या? थोड़े बहुत एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा नीचे देखो, डिबाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ, डिबाई-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, केमिकल इक्विलिब्रिया, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ। अरे ये सब देखा सुना पढ़ा लगता है। सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से इसको सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है। जो चीज़ें आपने JEE में, क्या ये आयनिक इक्विलिब्रियम, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ 12th में नहीं पढ़ाया जाता है? सोल्यूशन कॉलिगेटिव में नहीं पढ़ाया गया था NCERT में? क्या ये केमिकल इक्विलिब्रिया नहीं पढ़ाया गया था? क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी नहीं पढ़ाया गया था? डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0, पर वहाँ सिर्फ डेल्टा G था।
नेट और गेट में थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप डरना छोड़ो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, देखो मुझे पता है ये वीडियो यूज़लेस है, इससे कोई सच में कोई कंटेंट नहीं पढ़ा रहा, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डर जाते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी को कि आप जो जैम की या बीएससी में पढ़ते हो और जो आप नेट का पढ़ते हो, नेट एंड गेट की पढ़ाई करते हो, नाम बदल जाता है एग्ज़ाम का, इंस्टीट्यूट बदल जाता है, सिलेबस वही होता है। जो केमिस्ट्री इंडिया में पढ़ाई जाती है वही केमिस्ट्री अमेरिका में भी पढ़ाई जाती है, वही केमिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, पेपर बदल जाएगा, और टॉपिक्स में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई मंगल ग्रह की केमिस्ट्री नहीं आती है। तो जो बच्चा बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ता है, अगर वो बीएससी में किसी कंडीशन से या किसी रीज़न से या लेट आँख खुलने की वजह से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता, गिव अप मत करो, आप बड़े की तैयारी करो। आप यूँ समझो कि जो आपने अब पढ़ा है वो एक बहुत बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा आपने कवर कर लिया है। बचा हुआ 20 to 30% आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है और आप बड़े एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे डिमोटिवेटेड हो गए थे या जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे, उन्हें कुछ डायरेक्शन या कुछ रास्ता इस वीडियो से मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल, ये प्रमोशन है करना पड़ता है, क्या है थोड़ा सा, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन दबा देना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो गिव अप करके बैठ चुके हैं, जिनको लगता है अब हमारा कुछ नहीं होने वाला और हम लाइफ में हार चुके हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। जाओ उन्हें बताओ कि देयर इज़ ऑलवेज एन अनदर ऑप्शन। अगर प्लान ए फेल होता है, प्लान बी को रेडी रखो, प्लान बी फेल होता है, प्लान सी को रेडी रखो, और अगर प्लान सी फेल हो जाता है, कीप इन माइंड अल्फ़ाबेट्स बहुत होते हैं, तो ए से लेके जेड तक प्लान बना के रखो। अगर एक प्लान फेल हो जाता है, डोंट गिव अप, देयर इज ऑलवेज अनदर प्लान, देयर इज ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड देयर इज ऑलवेज अनदर डे टू बिगिन अ न्यू थिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।